हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने कल आप लोगों को पाल शैली के बारे में बताया था, संपूर्ण पाल शैली हमने बता दी है। ठीक है, जितनी भी शुरुआत से थी आपकी, जहाँ तक बहुत ही मोस्ट और ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी थी। आज उसी पूर्व मध्यकाल की, यानी कि हमने पहले जो शुरुआत में बताया था कि जो मध्यकाल की कला है हमारी, है मध्यकालीन कला है। तो मध्यकाल में दो भागों में बांटा गया था, ये भी बता दिया था। एक पूर्व मध्यकाल जिसका समय 600 से 1000, 650 से 1000 माना जाता है, और दूसरा जो माना था उत्तर मध्यकाल, ठीक है, उसका समय 1550 ईस्वी माना जाता है। देख, वहीं इस समय हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत की कलाएं, जो उस समय की शैलियाँ पनपी और कहाँ कहाँ पे इनका विकास हुआ है, कौन कौन से चित्रकार हुए हैं। तो उसी पूर्व मध्यकाल की जो पाल शैली की आगे की जो शैली है वो आपकी आती है गौड़ शैली। ठीक है, तो उसी को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, तो 3 पॉइंट मोस्ट हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है गौड़ शैली। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गौड़ शैली। ठीक, ये गौड़ शैली है। गौड़ शैली के अंतर्गत कहाँ पे गौड़ शैली पनपी? तो ये बंगाल के पटचित्र, हमने पहली हेडिंग डाल रखी है, बंगाल के पटचित्र। ठीक है, छोटे चित्र होते थे। गौड़ शैली का मतलब ही छोटे चित्र बनते थे, पटचित्र थे बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, जो बंगाल की, ये बंगाल में ही पनपी थी, बंगाल में ही चल रही थी, जिसको हम गौड़ शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत एक एक करके पॉइंट क्या क्या है। तो नंबर 1 पे दिया है पटचित्रों के निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन है। ठीक है, जो पटचित्र बनते थे उस समय बंगाल में, वो बहुत ही प्राचीन थी, बहुत ही पहले से परंपरा चल रही थी। ठीक, ये राजा महाराजाओं के समय में नहीं है, जब उस समय के भगवान राम भी थे, उनके दरबार में भी पटचित्रों का निर्माण होता था। ठीक, उसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे लिखा है रामायण, महाभारत और भागवत पुराण आदि ग्रंथ विषय रहे हैं। ज़्यादातर जो यहाँ के पटचित्र बनाए गए हैं बंगाल के, तो उसमें रामायण का, महाभारत और भागवत पुराण आदि ग्रंथ के जो विषय रहे, विषय मतलब उस पर आधारित चित्र बनाए गए। रामायण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, महाभारत से संबंधित चित्र बनाए गए हैं और भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए लिखा गया है कि आदि ग्रंथ विषय रहे हैं। तो इनके अंतर्गत के जो चित्र बने होते थे उसको बनाया गया है पटचित्रों पे। ठीक है, उसी के आगे लिखा है इन पटचित्रों को मनोरंजन और विशेष रूप से आजीविका के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चित्र बनाए गए थे पटचित्र, ये मनोरंजन यानी कि दूसरों को मन खुश करने के लिए या उनका माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से इनका निर्माण चित्रण किया गया है और विशेष रूप से आजीविका के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नंबर 2 क्लियर हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं, लिखा है इनके निर्माता कलाकार अशिक्षित और अव्यवसायी थे। कहने का मतलब ये है कि जो ये पटचित्रण का निर्माण करते थे, जो ये पटचित्रों को बनाते थे, ठीक है, वो जो कलाकार थे, यानी निर्माण जो करते थे, निर्मित जो करते थे इन पटचित्रों को, तो जो कलाकार जो बनाते थे वो अशिक्षित का मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, किसी भी चीज़ की, कला की नहीं, किसी भी चीज़ की उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की, और अव्यवसायी भी थे, मतलब बेरोजगार भी थे। तो लोग इन्हीं पटचित्रों को बना बना करके बेचते थे। ठीक, तो इसीलिए 3 नंबर पॉइंट पे लिखा है इनके जो निर्माता हैं कलाकार, ठीक, जो भी निर्माण कलाकार हैं वहाँ के, तो उन्होंने बताया कि अशिक्षित और अव्यवसायी थे। ठीक है, ये नंबर आपका 3 हो गया। नंबर 4 पे हम देखते हैं। नंबर 4 पे दिया गया है इसलिए ना तो वो प्राचीन परंपरा को ग्रहण कर सके और ना वे अजंता तथा बाघ के भव्य वर्ण विधान विषय वस्तु को ही अपना सके। कहने का मतलब ये है कि जो कलाकार ही अशिक्षित है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि हम कलाकारी बना तो रहे हैं चित्र को, लेकिन किस तरीके से हम उसको विकसित कर सकते हैं, ठीक, किस तरह उसको विकास हो उसमें। तो जब ये चीज़ें पता ही नहीं थी, तो इसीलिए लिखा गया है ना तो प्राचीन परंपरा को ग्रहण कर सके, ना अजंता मतलब बहुत ही प्राचीन गुफा आपकी हमने बताया था,
तो उस परंपरा को यानी कि वहाँ के वर्ण विधान यानी कि रंगों का जो विधान था ना उस चीज़ को जान सके और ना ही वहाँ की विषय वस्तु को ही जान सके कि किस धर्मों पर बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए इनको चौथे नंबर के पॉइंट में यही बताया गया है, न तो प्राचीन परंपरा को ग्रहण कर सके न ही वो अजंता बाग जैसे चित्रों के वर्ण विधान और विषय वस्तु को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ये गौड़ शैली के अंतर्गत 4 पॉइंट हैं। इसमें बस यही इतना आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो कलाकार थे वो रामायण महाभारत और भागवत पुराण आदि ग्रंथ के यहाँ से संबंधित चित्र बनाए, मनोरंजन और आजीविका के लिए बने हैं। ठीक है, और जहाँ के निर्मित कलाकार थे जो निर्माण करते थे वो शिक्षित और व्यवसायी थे। ठीक है, यहाँ और ज़्यादा कुछ आता नहीं है यहाँ से। ठीक, ये तो आपकी गौड़ शैली हो गई, हमने बता दिया। उसी के आगे अब पूर्व मध्यकाल की शैली एक और है, हम आपको बताते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपकी है गुर्जर शैली। ठीक, इसका नाम है गुर्जर शैली। जो गुर्जर शैली है ये गुजरात की है, यानी गुजरात में ही पनपी, इसलिए उसको गुजरात लिख दिया आगे। गुजरात इन गुर्जर शैली गुजरात। ठीक, तो गुजरात में ये शैली किस राजा के वंश में पनपी, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके बारे में आपको बताते हैं। और यहाँ क्या क्या चित्रकार कैसे कैसे ग्रंथों का प्रयोग हुआ है वो सब कुछ आपको एक एक करके समझाते हैं। देख लेते हैं। पूर्व मध्य के लिए पूर्व जो मध्यकाल था उसकी ये लास्ट शैली है। इतनी शैली उस समय पूर्व मध्यकाल में पनपी हैं और विकसित हुई राजाओं के समय में, और ये लास्ट शैली है पूर्व मध्यकाल की। तो ये देखते हैं, नंबर 1 पे पॉइंट पे लिखा गया है सोलंकी वंश के राजा। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह। जो सोलंकी वंश जानते होंगे, ये आपका गुजरात में चल रहा था। ठीक, उसके जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, यानी कि उनका समय जो था 1014 से 1174, और उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल। ठीक है, इनका समय 1143 से 1174 है। ठीक, उनके समय में यानी कहने का मतलब ये है कि सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल, जिनका समय हमने दोनों का लिख दिया है, के समय गुर्जर शैली का प्रारंभ हुआ है। इन्हीं राजाओं के समय में गुर्जर शैली का जो है जो भी शैली बनी थी वो स्टार्ट हुई थी, यानी कि उन्हीं न्यू डाली थी इस शैली की। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पर पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा है। गुर्जर शैली का प्रारंभ लघु चित्रों से माना जाता है। अभी हमने इससे पहले गौड़ शैली बताई थी। ठीक, उसी तरीके से ये भी है। गुर्जर शैली का जो प्रारंभ होता है बहुत ही लघु मतलब छोटे चित्रों से प्रारंभ होता है। इस शैली के अंतर्गत छोटे चित्रों का निर्माण स्टार्ट हुआ था, यानी छोटे चित्र ही बनना स्टार्ट हुए थे शुरुआत में, वहीं से इसका नींव पड़ी थी। आइए हम तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है कल्पसूत्र, बाल चंसूरी, बसंत विलास और चौर पंचाशिखा। ठीक है, आदि इस शैली के धार्मिक ग्रंथ चित्रित हैं। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि जो कल्पसूत्र है, बाल चंसूरी, बसंत विलास, चौर पंचाशिखा, ठीक है, आदि शैली के धार्मिक ग्रंथ चित्रित हैं। इन ग्रंथों से, ठीक है, चित्रों का निर्माण किया गया है। आगे हम देखते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे लिखा गया है इनमें बसंत विलास का चित्रपट विशेष उल्लेखनीय है। जो यहाँ का ग्रंथ है बसंत विलास यानी कि जो है, ठीक है, इस ग्रंथ से चित्रपट विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं, क्योंकि चित्र ज़्यादातर यहाँ के बसंत विलास से पट चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें, ठीक है, इसमें जो है, सॉरी, इसमें लिखा है इसमें 79 यानी कि 79, ठीक है, चित्र मिले हैं, और जिसमें विषय यौवन, शोभा, श्रृंगार आदि हैं। जो बसंत विलास का जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो चित्रपट बनाए गए हैं, जो 79 की संख्या है, आपके सामने दिख रही है, चित्र बने हैं, लेकिन इसके जो विषय रहे हैं वो यौवन, शोभा, श्रृंगार आदि रहे हैं। ठीक है, इसी के आधारित चित्र बनाए गए हैं बसंत विलास के अंतर्गत। ठीक है, नंबर 5 पे लिखा गया है एलोरा के गुफा चित्रों को, जो आपकी एलोरा गुफा हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले, एलोरा के गुफा चित्रों को गुर्जर शैली के आरंभिक चित्र बताए गए। कहने का मतलब ये है, कहा गया है कि जो एलोरा की गुफा बनी हुई है, ठीक है, कहने का मतलब वहाँ की जो चित्र हैं, समझ लीजिएगा, एलोरा की गुफा के जो चित्र बने हैं
तो वहाँ से इनकी कंपेयर यानी कि तुलना की गई है कि जो गुर्जर शैली की प्रारंभिक चित्र यानी कि शुरुआत में कुमारपाल ने जो स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी इस शैली का, तो आरंभिक चित्र बताए गए हैं कि जैसे यहाँ की गुर्जर शैली में शुरू में चित्र बनाए गए वैसे आपके एलोरा के गुफा चित्रों में चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो तुलना की गई है यहाँ पे, ये पॉइंट याद रखिएगा कि गुर्जर शैली के आरंभिक चित्र जो हैं वो किस गुफाओं के तुलनात्मक हैं। ठीक है, किसके समकक्ष बताए गए हैं। तो एलोरा की गुफा के चित्रों को गुर्जर शैली के आरंभिक चित्र बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट पे लिखा गया है ताड़पत्र ठीक तथा कागज दोनों पर चित्र निर्मित किए गए हैं इस शैली के अंतर्गत। यानी कि ताड़पत्र आप लोगों को बता चुके हैं कैसा होता है, और कागज सभी लोग जानते हो। तो इन दोनों चित्र जो इन दोनों धरातलों पर, ठीक है, इन दोनों धरातलों पर यहाँ के चित्रों का निर्माण किया गया है गुर्जर शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपकी जो थी गुर्जर शैली थी, इससे पहले हमने गौड़ शैली बता दी। तो ये पूर्व मध्यकाल की दोनों शैलियाँ जो हैं छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक, ये आपकी पूर्व मध्यकाल यहाँ से समाप्त होती है, इसके आगे अब कोई शैली नहीं पनपी। तो यहाँ से जो आपके गुजरात में सोलंकी वंश का जो राज चल रहा था, राजवंश जो था सोलंकी का वंश, ठीक है, सिद्धराज जयसिंह, ये गुर्जर शैली ही यहाँ से जब स्टार्ट हुई थी तभी से गुजराती शैली का जो है स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इसका समय समथिंग वही मान के चलिए आपका जो मैंने बताया कि 12वीं शताब्दी चल रहा था, उसी तरीके से गुजरात शैली की 12वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसी शैली से निकल कर आपकी गुजरात शैली आती है जो उत्तर मध्यकाल की एक शैली है। ये तो पूर्व मध्यकाल की शैली है, क्योंकि इस समय का जो वंश चल रहा था वो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो शैलियाँ थी हमने आपको बता दी। आपको पहले नंबर पे है गौड़ शैली और दूसरे नंबर आपकी गुर्जर शैली। तो ये दोनों शैली आपको अच्छे से समझ में आई हुई उम्मीद है, और जिस किसी को समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली क्लास में ज़रूर आप लोगों को समझाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए। और आप लोगों की जो टीजीटी की परीक्षा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बताना भूल गए। और टीजीटी की परीक्षा जो है वो आपकी हर हाल में अप्रैल से बढ़ करके 1 महीना आगे चली गई, मई में होनी है। ठीक, आप लोग सभी लोग अपडेट हो गए इस चीज़ से, लेकिन एक बार बताना हम समझे फर्ज हमारा है, बता दें कि जो अप्रैल में परीक्षा होनी थी टीजीटी की वो 1 महीने आगे बढ़ गई। ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को तैयारी करने का जो है और मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, समझिए और लिख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों का ही दिमाग में चीज़ें क्या रहता है कि भूल जाते हैं, तो एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, जो भी लाइनें हमने लिखी हैं। ठीक है, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।